चलिए हम 16 के पेपर पे आते हैं। ये 60 से स्टार्ट करें क्या डिस्कस करना? चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। चलो ऊपर जाने से अच्छा कहाँ तक हैं हम लोग? 39 तक पहुंच ही चुके हैं। देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये ना, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। हालांकि लास्ट क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, और ये क्लास है ना यहाँ थोड़ा सा वो है। चलिए देखते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन पहले किसी ने ये भी पूछा था, डाउट। अच्छा अभी सॉल्व करते हैं। देखो आसान है ये सब क्वेश्चंस। हाँ हालांकि इन तीनों क्वेश्चन को मैं एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करूंगा। देखो एक जगह ही है, मतलब तीनों क्वेश्चन में समहाउ मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने की कोशिश करूंगा। ऐसा देखते हैं। चलिए तो कॉन्सेप्ट तीनों में सेम लगाएंगे, कुछ जैसा ही। तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या कर सकते हैं उसके बाद, है ना। देखिए तो 60 से स्टार्ट करते हैं। जैम 2016 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करते हैं। तो है ना, ये आंसर की इधर है, 16 का आंसर की है ना। कह रहा है इन अ कॉलोनी ऑल फैमिलीज हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड, है ना। तो एक कॉलोनी में जितनी फैमिलीज हैं उसके पास कम से कम एक चाइल्ड है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन फैमिली फ्रॉम दिस कॉलोनी हैज एग्जैक्टली k चिल्ड्रन इज 0.5 रेज़ टू पावर k। तो बोल रहा है कि एक फैमिली है ना, रैंडमली चूजन फैमिली फ्रॉम दिस कॉलोनी हैज एग्जैक्टली k चिल्ड्रन। तो k चिल्ड्रन होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ की पावर k। A child is either male or female with equal probability। तो मेल या फीमेल है, सेम प्रोबेबिलिटी है। तो the probability that such a family consists of at least one male and at least one female child, क्या प्रोबेबिलिटी है किसी फैमिली में कम से कम एक मेल और एक फीमेल चाइल्ड होगा। तो जैसे कैपिटल M मान लो है ना, रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ मेल चाइल्ड इन फैमिली, और स्मॉल m जो है नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड है, और ये कह रहा है कि हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो इन अ कॉलोनी ऑल फैमिलीज हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन फैमिली फ्रॉम दिस कॉलोनी हैज एग्जैक्टली k चिल्ड्रन इज दिस। तो k चिल्ड्रन होने की प्रोबेबिलिटी पता है। तो यहाँ पे करना क्या होता है एक्चुअली, है ना, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, क्योंकि डाउट ही आएगा इसमें बच्चों को। तो ठीक है ना। तो मान लीजिए जो x है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k इन्होंने दे रखा है हाफ की पावर k, है ना, और k की वैल्यू है 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू k आपके पास है हाफ की पावर k एंड k की वैल्यू दिस है। तो अब एक चाइल्ड मेल फीमेल होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ चाइल्ड है, तो x क्या बता रहा है, x इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड चिल्ड्रन लिखते हैं ना, इन अ फैमिली, ये है। तो एक दो कम से कम एक फैमिली तो है हर, है ना, हर फैमिली में कम से कम एक चाइल्ड तो है। अब क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट द सच अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ, हमें ये निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड एंड, कैपिटल M का मतलब नंबर ऑफ मेल चाइल्ड एंड नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड, ये हो गया। तो एटलीस्ट वन मेल चाइल्ड, एटलीस्ट वन फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो ना। तो कैसे रिलेट करोगे इसको, तुम ये assume करो मेल फीमेल वाला इंडिपेंडेंट होता है। ये जैसे मेल
फीमेल वाला इंडिपेंडेंट होता है इसमें? नहीं वैसा तो नहीं है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है ना। टोटल फैमिली मान लो चार अगर फैमिली में चाइल्ड है ना, तो क्या होगा कि 2 मेल है तो गारंटी है 2 फीमेल ही होगा, डिपेंडेंट है ये। अच्छा, तो 1 माइनस क्या कर सकते हैं इसको हम, बोलो इसका अच्छा ये A इंटरसेक्शन B है, तो A इंटरसेक्शन B का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या लिख सकते हो इसको आप, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब, देखो ये A है, फैमिली में कम से कम एक मेल चाइल्ड है, कम से कम एक फीमेल चाइल्ड है, एंड है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, सर नो मेल। हाँ एक केस है ये और एक केस है ये कि उसमें नंबर ऑफ मेल चाइल्ड भी 0 है, नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड भी 0 है। और होगा ना, हाँ तो और मैं अलग अलग कर दिया, ठीक है। दोनों 0 नहीं हो सकता क्योंकि कम से कम एक चाइल्ड तो है ही ना, तो इसका मतलब ये हुआ फैमिली में, देखो फैमिली में कम से कम एक चाइल्ड ऐसी गारंटी है, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी 0। अगर तुम देखो मैं अगर वो लगाऊं जो जगह मैं थ्योरम ये लगाऊंगा, आपको ये समझना हो तो ये एक्चुअली ऐसा है ना कि इसका कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B है, 1 माइनस मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूं, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है M मोर देन इक्वल टू 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया M लेस देन 1, यही ना, और F लेस देन 1, यही तो है। तो या तो ये है या ये है, कॉम्प्लीमेंट यही होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या वो। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी M इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 0। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या था, PA प्लस PB, और फैमिली में कम से कम, अब देखो इक्वल लाइकली इवेंट है तो ये दोनों का आंसर सेम रहेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, ये एक्चुअली जो आएगी 1 माइनस 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ M इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो सेम ही आंसर आएगा दोनों का, क्योंकि इक्वली लाइकली है। M नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल्स, वो इक्वली लाइकली है ना, चाइल्ड आइदर मेल और फीमेल इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां से वर्ड चेक कीजिए, 1 माइनस 2 टाइम, अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू 0। ये मैं वो कर रहा हूं, आपको याद है टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A को क्या लिख सकता हूं, यस सर, यस सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A I फ्रॉम 1 टू n, इसी को खोलूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1 बनेगा। तो यहीं पे आपसे मुझे हमेशा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कहां से कहां तक, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, नहीं नहीं नहीं, यहां देखो लिखा है x ज्योमेट्रिक है, हाँ ज्योमेट्रिक है ना, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से इंफिनिटी। तो यहां मैंने ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाया, और यही फॉर्मूला मैं बोला 3 क्वेश्चन में यूज करूंगा, यही फॉर्मूला मैं देखो यहां यूज करूंगा, सेम फॉर्मूला इन तीनों क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं, इसमें भी यूज करूंगा इसी को, इसमें भी यूज करूंगा सेम फॉर्मूला में। देखो अभी यही फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला तीनों क्वेश्चन में यूज करूंगा। एक क्वेश्चन में बहुत सारे अप्रोच होंगे, क्योंकि मैं इससे सॉल्व करूंगा, जरूर यही तरीका है, तरीके और भी हो सकते हैं बट मैं इससे सॉल्व करूंगा। तो ये है इक्वल टू 1 माइनस, अब आप देखिए 2 टाइम x इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब यहां क्या लिखें, इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी M इज इक्वल टू 0 इनटू, अच्छा x इज इक्वल टू x गिवन M इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। यही इसी फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी समझ लो, वही कर रहे हैं एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी, या तो इसको ऐसे लिखना EI इनटू A गिवन EI समेशन I फ्रॉम 1 टू n, जो भी पॉसिबिलिटी है कर वही है, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला यूज कर दिया, ये लिखने के बजाय ये लिख सकता हूं मैं। अब M बराबर 0 है, देखो यहां ध्यान दो पहले आपने, फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, टोटल x है,
तो बताओ इन दोनों का आंसर क्या आएगा? वन माइनस टू समेशन एक्स फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एम बराबर, अच्छा प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, चाहे मेल जीरो फीमेल है, इसका क्या मतलब है? अच्छा एम इज इक्वल टू जीरो क्या मतलब हुआ? मेल चाइल्ड जीरो, इसका क्या मतलब है? फैमिली हैज ओनली फीमेल चाइल्ड, है ना? और कितने फीमेल चाइल्ड होंगी? हमने एक्स लिया हुआ रैंडम वेरिएबल ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड इज एक्चुअली, और यस क्योंकि एक चाइल्ड को फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो यहाँ अगर k के टर्म में लिख लो x के टर्म में लिख लो मर्जी है, तो हाफ की पावर अभी मैं x कर देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ x ही लिख रहा हूँ। अब देखो x बराबर x, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, x की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, चाहे कुछ भी हो, मेल जीरो कुछ भी हो, है ना? कितना आएगा ये? फैमिली में x चिल्ड्रन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना? पहली चीज तो ये है कि फैमिली हैज x चिल्ड्रन, एंड साथ में है कि फैमिली हैज x चिल्ड्रन। अच्छा मुझे उल्टा लिखना चाहिए था ना, एक मिनट, इसको ऐसा लिखो, इसको उल्टा लिखना चाहिए था मुझे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इनटू m इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू x, यस यस, ei इनटू a गिवन ei, समेशन i पे है ना, समेशन i पे है, हाँ ये ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इनटू a गिवन ei, यस। नाउ x बराबर x का मतलब हुआ कि फैमिली हैज x चिल्ड्रन, तो हाफ की प्रोबेबिलिटी पावर x यहां दे रखा है, k के टर्म में लिखा, k को x कर रहा हूं। अब इफ फैमिली हैज x चिल्ड्रन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर फीमेल? 1/2 की पावर x। हाँ, तो ये भी 1/2 की पावर x ही हो जाएगी, तो ये 1/2 आया है ड्यू टू गिवन pmf, ये 1/2 आया है ड्यू टू गिवन इंफॉर्मेशन दैट a child may be male or female with equal probability, या ऐसा होता मान लो कि child is female with 1/3 probability, तो यहाँ मैं फिर 1/3 की पावर x लिखता, ये चीज है, क्योंकि हाफ हाफ है इसलिए हाफ लिखा। अगर बोलता चाइल्ड है ना, मेल हैज प्रोबेबिलिटी 1/3, फीमेल हैज 2/3, 2/3 लिखता मैं, क्योंकि मेल जीरो है, मतलब ऑल आर फीमेल, तो ऑल एक्स जो चाइल्ड फैमिली में ऑल आर फीमेल, तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब आ जाएगा, हाँ? तो इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स समेशन x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/4 की पावर x, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 2 टाइम, इसको सॉल्व कर लीजिए 1 से इंफिनिटी में, a अपॉन 1 माइनस r, ये जाए, है ना? तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 2/3 टोटल, नहीं सर, आंसर 1/3। अच्छा 1 माइनस 2/3 दैट इज ओके, तो आंसर इज 1/3। चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है तो बताइए। तो है ना, फैमिली इज एटलीस्ट 1 मेल एंड एटलीस्ट 1 फीमेल, ये लिखा, तो 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट लगाए तो उसको ब्रेक कर दिया, फिर दोनों इक्वली लाइकली है तो 2 टाइम कर दिया, इक्वली लाइकली नहीं होता, जैसे बोलता मेल का 1/3 फीमेल का 2/3 प्रोबेबिलिटी है, इस तरह से, तो फिर अलग अलग निकालने पड़ते, दोनों का सॉल्व करना पड़ता, जो मैं वहां कर रहा था ना, तो यहाँ मुझे अलग अलग करना पड़ता, फिर ये है क्योंकि इक्वली लाइकली, इसलिए ऐसा किया, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी था, तो 2 टाइम करके सॉल्व कर दिया। यहाँ मैंने यूज किए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू ei गिवन A, i फ्रॉम 1 टू n, जो भी i पे पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि इफ x इज यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम ऑफ x एंड 1 माइनस x और 1 माइनस x का जो मिनिमम होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1/4, तो वो लेस देन इक्वल टू 1/4 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ भी क्या है, देखिए अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि, तो यहाँ भी मैं कह रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला ही तरीका यूज करूंगा। देखो तो कैसे यूज करूंगा, हालांकि और भी अप्रोच है ना, मैं तो 2 तरीके से सॉल्व करता हूं। देखो
इसके कई सारे मेथड हैं, तो अभी मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ। एक ये है कि मैं टोटल प्रॉपर्टी जैसा यूज करूँ, तो x यूनिफॉर्म 0 1 है, तो हमें पता है x के बारे में कि 1 है जब x की वैल्यू 0 से 1 में होगी। अब आपको एक मान लो इसका नाम y रख देता हूं अभी के लिए, तो y इज मिनिमम ऑफ x एंड 1 माइनस x। तो इस y को मैं क्या लिख सकता हूं, x 1 माइनस x। तो x कब और माइनस कब, बताइए x कब होगा y की वैल्यू और 1 माइनस x कब? सोचो, तुम खुद ही सोचो कि x और 1 माइनस x में मिनिमम x कब आएगी, जब x लेस देन 1/2। तो मिनिमम x कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से 1/2 में हो। तो कि जब x 1/4 है तो 1 3/4 होगा, तो मिनिमम ये आ जाएगा। और ये कब होगा, जब x की वैल्यू 1/2 से 1 हो जाए। मान लो ऐसा लगा दो, इक्वलिटी लगाने रखा तो इस पे इक्वलिटी हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका। तो y की वैल्यू x 1 माइनस x है ना, इस तरीके से हो गया x 1 माइनस x। ओके है, तो देखो ये मेरा E1 है और ये मेरा E2 है, ठीक। चलिए इसको यूज करते हैं। तो मुझे चाहिए ये प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 1/4, तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, है ना, देखो y लेस देन इक्वल टू 1/4 इंटरसेक्शन E1, तो x मोर देन 0 दिस प्लस y, ये कितना 1/4 है ना, हाँ, y लेस देन इक्वल टू 1/4 इंटरसेक्शन x मोर देन 1/2 लेस देन 1। ऐसा हो गया। तो यहां से क्या होगा, अब आप सोचिए कि जब x 1/2 से 0 से 1/2 में है, तो आपका y की वैल्यू क्या है, x है ना। तो ये आ गया x लेस देन इक्वल टू 1/4 इंटरसेक्शन x लेस देन 0 1/2 प्लस, अब जब x 1/2 से 1 में है, तो जब x 1/2 से 1 में है तो मेरा y की वैल्यू 1 माइनस x है, इस y के प्लेस पे रखूंगा 1 माइनस x लेस देन इक्वल टू 1/4 इंटरसेक्शन x बिटवीन 1/2 एंड 1, ठीक। सो अब क्या आएगा, तो यहां से आपके पास आना है, सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। इक्वल टू, अब सोचो x लेस देन 1/4 x लेस देन 1/2, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, है ना, x लेस देन 1/4 x लेस देन 1/2। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन आएगा पहले वाले का कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/4, है ना, मोर देन 0 तो ऑब्वियस है, प्लस, अब यहां देखिए ध्यान से, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 माइनस x लेस देन 1/4 का मतलब हो गया x मोर देन 3/4, यही है ना, ये आ गया x मोर देन 3/4 आपका, और यहां से आ गया x बिटवीन हाफ एंड 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्या आएगा, तो यहाँ आएगा x मोर देन 3/4, यहाँ x बिटवीन हाफ एंड x मोर देन हाफ, तो x मोर देन 3/4 x मोर देन हाफ, तो मोड वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो हाफ और 3/4, तो x मोर देन हाफ x मोर देन 3/4, तो ये इंटरसेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आएगा x मोर देन, या इक्वल टू लगाना, इक्वल लगा लो 3/4। अब आप देखिए, अब तो हमें पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, इसका पीडीएफ 1 के इक्वल है, सीडीएफ x के इक्वल है, तो सीडीएफ जब x है आपका, तो ये क्या है, ये तो कुछ और नहीं है, तो ये 3/4 to 1। हाँ यस यस, अब एक ही है ना सर, हाँ मतलब क्योंकि बाउंड तो 1 ही रहेगा, यस, क्योंकि 1 से ज्यादा जा नहीं सकता ये, तो 3/4 to 1, यस, क्योंकि 1 से आगे जा नहीं सकता ये, और 0 से पीछे नहीं जा सकता, और 1 से आगे नहीं जा सकता ये, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 to 1 है। तो अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका है CDF ऑफ x एट 1/4, और इसको आप चाहो तो वैसे ब्रेक कर लो, या इतना नहीं टेंशन लेना तो इंटीग्रेशन कर लो, समझ रहे ना, CDF से भी जा सकते हैं, PDF से भी जा सकते हैं। तो PDF से जाएंगे तो 1dx 0 से 1/4, 1dx PDF 1 है, 3/4 से 1, तो इजी है इंटीग्रेट करना, इसका 1/4 आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 1/4, तो आंसर 1/2 आ गया। ये एक मेथड हुआ।
तो इसमें मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया यहाँ पे मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया। क्या किया हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिखा है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, इस तरीके से है ना, ये लिखा है। E1 E2 पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यही है। इसी का अगले स्टेप में आप जाते हैं तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बनता है आपका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2। ओके, इसका दूसरा मेथड देखें तो सेकेंड मेथड इसका है, तो ये एक तरीका था। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका जो है तो सेम इसमें भी कर लेना, इसमें मॉड बनेगा वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, 0 to हां एक पॉजिटिव नेगेटिव करके, यहाँ पार्टीशन बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला। इसका दूसरा जो तरीका है ये मैं यूज करता हूं जैसे हम लोग जब MLE फाइंड कर रहे होते हैं या जब सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड कर रहे होते हैं, तो जो मैं कहता हूं कि थीटा लेस देन x1, थीटा लेस देन x2 एंड थीटा लेस देन xn, तो क्या होता है थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, उस तरह से होता है ना। तो वो वाला चेक करते हैं। तो यहां पे जरा समझिए, तो पहले थ्योरम लिखता हूं, ठीक है। अच्छा क्या होता है जैसे मिनिमम ऑफ, आपको पता है जैसे मिनिमम ऑफ, दो के बात करता हूं, आपको x1 plus x2 गलत है। अगर मिनिमम ऑफ नहीं वो दूसरा मेथड, इसको दूसरा मेथड से करते हैं हम। मिनिमम ऑफ x1 x2 जो है वो है ना, तो मिनिमम के लिए थ्योरम नहीं बनेगा, तो मिनिमम के लिए लेस देन में नहीं बनेगा, ग्रेटर देन में बनेगा, है ना। तो वो मैक्सिमम में बनेगा, यस, इसमें 1 माइनस c करना है। हाँ तो कर देंगे। देखो तो मोर देन इक्वल टू k इफ एंड ओनली इफ, अब x1 x2 का जो मिनिमम है, जैसे मान लीजिए x1 मिनिमम है तो ये मोर देन k है ना, x1 x2 मिनिमम में मोर देन बनता है। इफ एंड ओनली इफ x1 मोर देन इक्वल टू k एंड x2 मोर देन इक्वल टू k, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ x1 x2 मोर देन इक्वल टू k इफ एंड ओनली इफ x1 मोर देन इक्वल टू x2 मोर देन इक्वल टू k हो जाएगा। और दूसरा थ्योरम जो होता है, ये 2 के लिए, ये n के लिए भी ओके है, मैं 2 के लिए लिख रहा हूं, आप n रैंडम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। यहां पे है कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 है ना, यहां पे रिलेट कर सकते हैं आप, k लेस देन x1 k लेस देन x2, तो k लेस देन मिनिमम ऑफ x1 x2 है ना, वो ऐसे करके लिख देंगे। तो x1 x2 xn, या भी 2 के लिए लिख देता हूं यहां पे। सो दिस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू k if and only if x1 is less than equal to k and x2 is less than equal to, इसको यूज कर लीजिए आप। तो मिनिमम के लिए मोर देन लाना पड़ता है, तो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व तो कर लेंगे आप लोग। तो ये दूसरा तरीका है कि ये बोल रखा है प्रोबेबिलिटी मिनिमम दिस, तो मैं डायरेक्टली पहले कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं। तो ये जो है इसको कॉम्प्लीमेंट लिख लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मिनिमम x 1 माइनस x, कॉम्प्लीमेंट लिया ना, तो मोर देन 1/4, तो ये आपके पास होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मिनिमम 1/4 से ज्यादा है ना, मिनिमम जो है 1/4 से ज्यादा है, तो क्या होगा x इज मोर देन 1/4 एंड क्या x इज दूसरा 1 माइनस x, दूसरा है 1 माइनस x, यहाँ मोर देन लगाएंगे 1/4। अब देखिए, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1/4 एंड यहाँ से क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन समझ सकते हैं, x लेस देन 3/4। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो x 1/4 से ज्यादा है, 3/4 से कम है, इंटरसेक्शन लेना है। तो आपको ऐसे ही समझ आ रहा होगा, 1/4 से 3/4 हो गया, तो 1/4 से 3/4 हो गया, तो क्या आएगा, ये तो इजी है ना, यहीं पे कर लेते हैं। 1 माइनस 1/4 से 3/4 1 dx, पीडीएफ तो 1 ही था क्योंकि x तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो x जब यूनिफॉर्म 0 1 है पुट कर लीजिए,
तो 1 माइनस और ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, सो 1 माइनस 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2। तो ये इस थ्योरम के हेल्प से हमने सॉल्व किया, तब भी वही आया। इसी क्वेश्चन को यहाँ हमने इस थ्योरम के हेल्प से किया, टोटल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से, तब भी वही आया, है ना। तो दो तरीके से सॉल्व किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1000वां तरीका भी हो सकता है। आप अपने तरीके से सोचोगे तो और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ये भी है, इसमें भी क्या करना है, मॉड लगाना है ना, दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है इसको। वो है, एक केस में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, मान लो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मर्जी है ना। वो करके कि मॉड यहाँ क्या है, रूट लोगे तो 1/2 मॉड, दो पार्ट हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे देख लो क्या क्या है, या एक काम कर सकते हो, एक में इंटरसेक्शन लो x पॉजिटिव, एक में इंटरसेक्शन लो x नेगेटिव, फिर उसके साथ सादा जैसे इनइक्वालिटी दे रखी है, उसमें माइनस साइन होता है, और हम इनइक्वालिटी चेंज करते हैं तो माइनस साइन हट जाता है, उसको यहीं रहने देते हैं इनइक्वालिटी में। हाँ, और माइनस साइन लगा दें तो वो इनइक्वालिटी चेंज होगी, लेकिन माइनस साइन भी हट जाएगा या उसको कंटिन्यू नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे कि x लाइन फिल कर रहा है और 1 2। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम, एक मिनट मैं इसको बुलाता हूँ, देखो फिर बाकी मैं डिस्कस करूंगा, इसको सॉल्व कर देता हूँ 3 क्वेश्चन को, बाकी जस्ट मैं हिंट दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करके आना है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट होगा। तो अभी भी 17 और 16 का डाउट रह जाए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो आप, 2016 2017 का। तो x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और जिसका ये पीडीएफ है, ठीक है ना। तो x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जिसका ये पीडीएफ है, और आपसे पूछ रहा है क्या ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां से क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी रूट लगा दो इसमें, है ना। तो रूट अंडर x² लेस देन 1/√2 1/2, सो प्रोबेबिलिटी mod x लेस देन 1/√2 मोर देन 1/2। अब तुम्हें खुद सोचना है ना क्या हो सकता है। तो देखो, तुम्हें वैसे अगर टेंशन हो तो दो तरीका है, मैं लिखा सही ना, x² 1/4 से, तो 1/2 से 1/√2, ठीक है। क्या करोगे लोग, इसको ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में। देखो, तुम नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, देखो यहां से नंबर लाइन पे क्या है, इधर है 1/2 1/√2 और इधर है -1/2 -1/√2, ये हुआ ना। तो ये एक इंटरवल है, जहां पे मॉड लोगे तो इसमें आएगा, ये इंटरवल है। तो एक तो तुम सीधा सीधा कर सकते हो कि ये तुम ऐसे लिख लो अलग अलग कि x की वैल्यू -1/√2 से, या तुम जो सोच रहे हो शायद मुझे लग रहा है mod x को एक बार -x रखोगे और एक बार +x रखोगे। ठीक है ना, देख लो, ये कर लो। अब इसको माइनस हटाओ, तुम जो यहाँ सोच रहे हो क्या करें, है ना। फर्स्ट वाले केस में सर तो माइनस हटाएंगे, इसकी तो माइनस है ना, x से मल्टीप्लाई करो। तो जब x -1 से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी चेंज होगी और माइनस भी जाएगा ना उधर। तो माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1/2, ये -1/√2, और यहाँ आपका x 1/2 से 1/√2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो ठीक से। तो यहाँ से आपका x जो आएगा -1/√2 से -1/2, यही तो है ठीक से लिखा हुआ। अब इंटीग्रेट कर लो पीडीएफ को, कर लो इंटीग्रेशन इस इंटरवल पे। हाँ, तो करना क्या है अब, जस्ट उस पीडीएफ का इंटीग्रेशन इस इंटरवल पे ऐड कर लो, हो जाएगा। मैंने ये ऐसे किया था, ये जैसे इसमें आपने रूट लिया है, हाँ, मैंने x लिया था, रूट में लेके प्लस माइनस ये किया था, प्लस माइनस ये किया था, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसमें एक और केस था कि तुम ये लो कि ये चीज लिखो, फिर एक बार लिखो x मोर देन 0 इंटरसेक्शन a, मान लो इवेंट a बोल रहा हूं उसको मैं, प्लस दूसरा तरीका है कि x लेस देन 0 इंटरसेक्शन a, तो बनेगा यही चीज, क्योंकि है ना x जब पॉजिटिव है तो mod x को x रखोगे,
x नेगेटिव है तो मॉड x को माइनस एक्स रखोगे, तो ये भी कर सकते हो तुम। ए तुम्हारा ये इवेंट है, ये मैं इसको बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस इवेंट को बोल रहा हूँ, तो वैसा कर सकते हो यहाँ पे, है ना। आगे बढ़े, चलिए तो बाकी डिस्कस करते हैं। और तो भाई तीनों ये सॉल्व ही कर दिया ऑलमोस्ट, है ना। बाकी डिस्कस करते हैं कैसे करना है, तुम सॉल्व करके आओ, फिर हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। सो 2 पॉइंट्स आ चुके हैं रैंडम ऑन अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9, है ना। तो 9 लेंथ का 2 पॉइंट चूज किया, xy मान लो। द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स आर लेस देन 3, तो मॉड x माइनस वाई लेस देन 3, ये हमें फाइंड करना है ना, कि मॉड x माइनस वाई की प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 क्या होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज लेस देन 3, तो है ना, तो मॉड x माइनस वाई लेस देन 3। तो पहले आप देखो ना उसमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म 0,9, y का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0,9, और उसमें फिर प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई लेस देन 3, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको उसका, फिर है ना सैंपल स्पेस में ग्राफ बना के इवेंट का, फिर एरिया भी कर सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, तो एरिया ऑफ इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, उससे भी हो जाएगा। यस सर, एरिया वाले से कैलकुलेशन आसान पड़ता है। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो वही है, तो यहाँ पे लाइन ही बनेगा, एरिया से हो जाएगा। एक्स वाई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दे रखा है, सी कैसे निकलेगा, जॉइंट पीडीएफ है, तो इंटीग्रेट कर लो इस पे और 1 कर दो इक्वल, तो डबल इंटीग्रेशन को 1 के इक्वल कर दो, और डबल इंटीग्रेशन को 1 के इक्वल रख दोगे। उसके बाद EX निकालना है तो जॉइंट से मार्जिन निकाल के EX निकाल सकते हो। 55 जो आपका है वो सीक्वेंस ऑफ आइड रैंडम वेरिएबल है, जिसका ये पीडीएफ दे रखा है, तो ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का लग रहा है ना। तो SN है, SN का मीन घटाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, Z बन जाएगा, और उससे 5 में आंसर आ जाएगा। 5 दे रखा होगा फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे A1 दे रखा है, AN दे रखा है, पूछ रहा है ये टेलीस्कोपिक है ना। इसको खोलो क्या बनेगा, अभी खोलोगे तो 1/A1 स्क्वायर माइनस 1/, टेलीस्कोपिक काटता चला जाएगा, तो बस तो ये टेलीस्कोपिक है, यहीं से दिख रहा है ना। कल भी एक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा था जहां ऊपर है ना वो लिखा हुआ था। तो ये जस्ट n को 1 रखो, n को 2 रखो, n को 3 रखो, तो टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, तो पहला टर्म बचेगा और लास्ट में देखना क्या होता है। तो इसको भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर लेना, कि लिमिट कैपिटल N टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी की जगह कैपिटल N रख दो। पहले खोल लो, जो टर्म्स पहला और लास्ट बचेगा तो लास्ट को यहाँ से पुट करने की जरूरत पड़ेगी, फिर इंफिनिटी N टेंड्स टू लगाना, तो सिंपलीफाई करना ध्यान से, इन दोनों का जरूरत पड़ेगा AN और AN का। द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग, तो यहाँ क्या करना आपको, इजी है ना, तो चेंज ऑफ ऑर्डर है, नहीं चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं, वो फॉर्म चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, हाँ पूरा फॉर्म। तो चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, है ना। एक होता है चेंज ऑफ ऑर्डर, तो वहाँ dx को dy, dx dy इंटरचेंज करते हैं, और एक है चेंज ऑफ, है ना। तो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं करना है हमें, चेंज ऑफ वेरिएबल करना है, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो dy dx है तो उसको हम लोग dr d थीटा में चेंज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, dy dx को लिख सकता हूँ r dr d थीटा, तो ये आ जाएगा, और r स्क्वायर r dr d थीटा। अब देख लो ग्राफ बना के एक बार देख लो कहां से कहां तक हो रहा है, तो ग्राफ से दिख जाएगा। यू मेक ग्राफ y बराबर x से y बराबर इस सर्कल तक है, तो ग्राफ बना के देख लो। ये आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ p इनवर्स, तो पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ p, मान लो λ1 λ2 λ3, तो इन तीनों का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो ये p इनवर्स कुछ नहीं होगा 1 अपॉन λ1 λ2 λ3, मतलब जस्ट p का डिटरमिनेंट निकालो, वो जो आएगा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, डिटरमिनेंट ऑफ p इनवर्स, इसका आंसर है डिटरमिनेंट ऑफ p इनवर्स, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ p, तो डिटरमिनेंट p निकालो और 1 अपॉन डिटरमिनेंट p की जो वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन का आंसर है। m रियल नंबर है और बोल रहा है कि ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन e-1 है, तो dy dx dz, ठीक है ना, इंटीग्रेट इजी है, 1 by 1 इंटीग्रेट कर लो आ जाएगा। कंसीडर डिफरेंशिएबल फंक्शन f, जहां f डैश x इसके इक्वल है, तो f डैश x दे दिया है, तो आर्क लेंथ ऑफ कर्व पूछ रहा है, तो फॉर्मूला तो पता ही है, रूट अंडर 1 प्लस f डैश x का होल स्क्वायर dx,
और यहाँ 0 to 1, तो f डैश पता ही है, तो इजीली आ जाएगा। फिर हाँ 49 कह रहा है कि f फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑन 013। तो देखो क्लोज इंटरवल दे दिया फिर से आपको, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाला, है ना। तो वो क्या कहता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो और एंड पॉइंट। तो देखो इसको f डैश x निकालो, क्या बनेगा सर आई थिंक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये डायरेक्ट 0 और इसलिए एक्सट्रीम पे वो है ना, 13x12 माइनस e के पास दिस प्लस प्लस, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल के किस पॉइंट पे मैक्सिमा देगी, 0 पे मिनिमम देगी सर और 13 पे मैक्सिमम। हाँ तो मुझे पूछा क्या मिनिमा, अच्छा तो 0 पे मिनिमा देगी ये, तो 0 रख दो x की जगह, वही आंसर है। तो पूछा है इस क्वेश्चन में ना, जब x को 0 रख दो, हो गया। तो x को 0 रख के क्या आंसर आएगा, सर रूट से रिलेटेड आ जाता, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा तो रूट इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितना है, एक है, कितना है 13 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, ऑड डिग्री का है, तो 1 रूट है इसमें, इट हैज 1 रूट। ठीक है भाई, देख लो तुम, क्योंकि ये x की पावर 13 है ना मेरे भाई, तो x जब टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होगा तो फंक्शन माइनस इंफिनिटी की इक्वल आएगी, x जब प्लस इंफिनिटी है तो फंक्शन इंफिनिटी होगी, तो x प्लस इंफिनिटी फंक्शन इंफिनिटी, x माइनस इंफिनिटी फंक्शन माइनस। तो अगर ग्राफ बनाओगे 13 डिग्री का है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो x एक्सिस को एक बार कट करेगी, तो इसके पास एक रूट होगा। पूछता नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, अब वो जरूरी नहीं इस इंटरवल में आएगा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ r टू r में, तो r में कोई एक नंबर मिलेगा, इसमें नंबर ऑफ रूट्स बनाएंगे। यह है, इसको मल्टीप्लाई करो सिंपली आ जाएगा, जरूरत पड़े तो एल हॉस्पिटल लगा लो, नहीं तो फॉर्मूले से आ जाएगा। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब सिलेबस में नहीं है, तब था, है ना, ये 2017 के सिलेबस में था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। x भी अब बाइनोमियल 2, p रैंडम वेरिएबल, y बाइनोमियल 4p है, और x मोर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी कॉम्प्लीमेंट लेके, और तो y, तो ये p यहाँ से निकल आएगा, तो ये यहाँ से ये निकल आएगा। इजी है ना, सब इजी क्वेश्चन दिख रहा है काफी। y बाइनोमियल 72 1/3 है, यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। तो अब ये बाइनोमियल ये है, इसको नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल में म्यू किसके इक्वल आएगा, np के, है ना, और जो आपका वेरिएंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, npq के, तो उससे आ जाएगा, है ना। तो मीन np और वेरिएंस npq, तो उससे आ जाएगा आपका आंसर। तो लेट एक्स वाई बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ दे रखा है आपको, x मोर देन 0, जस्ट इंटीग्रेट करना है इसको, है ना। ये तो दो नॉर्मल का प्रोडक्ट दिख रहा है, इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 बनता है, इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 बना, यस। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो हाफ इनटू हाफ, तो कुछ करना ही नहीं है, समझाए ना, इसको ऐसे ही मतलब देख के सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, अलग अलग कर देंगे, प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 लेस प्रोबेबिलिटी y लेस देन 0, तो हाफ इनटू हाफ 1/4 आ जाएगा। यस सर। तो 43 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ ये है, ज्वाइंट पीडीएफ दे दिया, प्रोबेबिलिटी x लेस देन y पूछ रहा है, तो आप जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दो x लेस देन y रीजन पे, है ना, तो उससे आ जाएगा। और यहाँ पे x भी कॉन्टिन्यूअस दिस पीडीएफ दे रखा है, अपर बाउंड फॉर द चेबीशेव, तो मीन इसका 2 आ रहा होगा, चेक करो, x माइनस म्यू मोर देन k, तो लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय k स्क्वायर, है ना, तो आ जाएगा। इजीली है, ये सब काफी इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल है ना, x10 है, n की वैल्यू 10 है, रैंडम सैंपल है, नॉर्मल 3 12, yi दे रखा आपको 1 से 6 तक का, y2 है, मतलब पहले 6 रैंडम वेरिएबल का मीन ये है, और 7 8 9 10, हाँ, अगले 4 का मीन ये है। आपको बोला y1 - y2 होल स्क्वायर, दिस इज chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बात नहीं, आप इसका मीन घटाओ, है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, तो chi स्क्वायर बन जाएगा, तो उसके हिसाब से दिख जाएगा। सो मीन तो क्या आएगा, मीन तो 0 ही आएगा, तो अल्फा कुछ और नहीं, y1 - y2, पहले तो ब्रैकेट, अल्फा क्या है, y1 - y2 का वेरिएंस ही तो है, हाँ, क्योंकि y1 - y2 का वेरिएंस होगा ये, तो अल्फा इज वेरिएंस ऑफ y1 - y2, ठीक है, तो उससे निकल जाएगा, तो y1 - y2 का वेरिएंस निकाल लो, तो इसका आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 6
इसका आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 4, सिग्मा स्क्वायर क्या है 12, तो 12 बाई 6 यहाँ से 2, 12 बाई 4 यहाँ से 3, कितना हो गया 12 बाई 6 2 प्लस 3 5, तो अल्फा 5 होनी चाहिए, चेक कर लीजिए। 25 होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, हाँ हमने अभी क्या निकाले हैं, मैंने क्या निकाला अभी तक, वेरिएंस निकाला ना, 5। एक मिनट, हमने अभी क्या फाइंड किया, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा स्क्वायर बाई एन ना, ठीक है ये स्क्वायर ऑलरेडी है ना, आंसर क्या है इसमें देखो 5 है, क्या है यस सर 5 ही होगा। 5 है ना, चेक करना, हाँ क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है ना, क्योंकि अगर ये अल्फा अंदर होता तो बाहर आके अल्फा स्क्वायर उस तरह से बनता है, यहाँ पे ये 5 होना चाहिए, चेक करना। ये आपके पास एक सीडीएफ दे रखा है और आपसे पूछ रहा है, ये सीडीएफ दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कि इजी है, चेक करना। तो ये देख लो कॉन्टिन्यूअस है क्या, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ से दिख जाएगा। 2 पे देख लो, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 2 की नॉन जीरो है, तो 2 पे जंप है तो गलत बात है, 2 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है ना। फिर बोल रहा है इंक्रीज कर रहा है ओनली बाय जंप, गलत बात है, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है तो ये भी गलत है, सिर्फ जंप से नहीं, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट हो, इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जंप से तो नहीं हो रहा, गलत है बी, ए भी गलत है। फिर x बराबर 2, जंप देख लो, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 2 की राइट हैंड लिमिट का गैप देख लो, है ना, CDF एट 2 माइनस CDF एट 2 माइनस, तो वो आपका आएगा मास एट 2। और यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इजी है तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लो, a गिवन b बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। अब अच्छा मुझे ऊपर जाना ना, हाँ ये तो मैंने क्लास में प्रूव कराया ना, यहाँ पे एमएस की वही ध्यान रखना। तो एक्सपोनेंशियल थीटा है तो इसमें चेक कर लो कौन कौन सा ट्रू होगा, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्लास में प्रूव कराया, करके देख लेना। ये x1 x2 xn रैंडम सैंपल है नॉर्मल 0 to थीटा स्क्वायर से, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा ट्रू है ना, तो नॉर्मल 0 to थीटा स्क्वायर है तो यहाँ से क्या आएगा कंप्लीट सफिशिएंट, बी सी डी, तो सफिशिएंट और कंप्लीट दोनों होगा क्या, या सफिशिएंट बस कंप्लीट, हाँ क्योंकि डायमेंशन इसका n हो गया और यहाँ एक ही पैरामीटर है तो कंप्लीट तो नहीं हो सकता ये, यस सर, तो ये हो गया। और सर ये आई थिंक BCD आ जाएगा, ओके हाँ सी ट्रू है क्योंकि सर तो सी सही है तो डी आ जाएगा। हाँ वो अगर ये अनबैलेंस्ड होगा तो आ जाएगा। x1 x2 xn रैंडम सैंपल नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर से, सो आपको टेस्ट ये क्रिटिकल रीजन दे रखा है तो बोल रहा है कि this as the which of the following test problem has this reason as the most powerful critical reason। अच्छा तो इसका देखना पड़ेगा ना, इसमें थ्योरम था हालांकि मैं जब लिखा रहा था, है ना। नहीं सर वैसे मतलब आपने वो बताया था मतलब रिलेशन, वरना डायरेक्ट L0/L1 लिख के देख लेंगे कि सिग्मा हाँ, वो भी कर सकते हैं हाँ, कि इसमें एक रिलेशन ये है कि लाइक कोई एक ग्रेटर होता है ना, तो ग्रेटर होता है मतलब जैसे मान लो H0 में वैल्यू ज्यादा है H1 में कम है तो वो अलग हो जाता है, रिवर्स कर दोगे वो अलग हो जाता है, तो वो भी कर सकते हो, LH0 अपॉन LH1 कर दोगे तो हो जाएगा, उससे करके देख लो। ये डायरेक्टली है ना, होता क्या है e⁻½ ना, हाँ वो लिख के देखना पड़ेगा, ये थ्योरम ही है हालांकि, बस ये देखना है कौन सा ज्यादा वाले, सिग्मा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 स्क्वायर तो लेस देन क्यू होगा, अच्छा और सिग्मा नॉट स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 1 स्क्वायर तो ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ लेस देन वाला तो 1 2 लेस है, 1 4 लेस है, 2 1 आउट हो जाएगा, 1 0 आउट, तो ए भी हो जाएगा ट्रू इसका मतलब फिर, है ना, क्योंकि ए बी में क्या हो रहा है सिग्मा नॉट स्क्वायर छोटा है सिग्मा 1 स्क्वायर से, तो ये क्रिटिकल रीजन है, और जो CD है उसमें क्या हो जाएगा उल्टा, तो वही देखना है कि जब सिग्मा नॉट स्क्वायर लेस देन सिग्मा 1 स्क्वायर एक आता है और सिग्मा नॉट स्क्वायर मोर देन सिग्मा 1 स्क्वायर दूसरा क्रिटिकल रीजन आता है, तो वो आपको देखना है। सो 38 जो आपके पास है कि x1 x2 xn, हाँ ऊपर जाना है आप नीचे, अरे हाँ ये गलतियां भी दिमाग में वो हमरा वो करते हैं ना, ये हो गया। अच्छा तो x1 x2 xn रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म 2 3 -1 टू दिस एंड y1 मिनिमम है yn मैक्सिमम है, कौन सा MLE होगा, तो MLE तो निकाल सकते हो PDF लिख के लाइक्लीहुड लिख के मैक्सिमाइज कर लो तो आ जाएगा ना। EF दो इवेंट है तो आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अच्छा तो यहां से हो जाएगा ड्राइव हो जाएगा ये
जस्ट इसको थोड़ा इधर उधर करो, फॉर्मूला लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और 36 में डी ऑप्शन देखना, बस एक बार डी ऑप्शन रीड करो। डी ऑप्शन तो 36 में नहीं, तो एवरी स्टैटिस्टिक्स टी सेटिस्फाइंग दिस, तो हो सकता है यहाँ से जब तुम इंटरवल निकालोगे ना सर यही आ रहा है, निकाला था तो यही आ रहा है, हाँ। होता ना तुम्हारा वो लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ कांस्टेंट आ जाएगा और पूरा इंटरवल एमएलई हो जाता है जब लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है तो। हाँ, तो एमएलई यूनिक नहीं होता तो मतलब ये सही होगा ना। हाँ, मतलब पूरा इंटरवल एमएलई आ जाएगा, देख लेना ये हो सकता है ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों इक्वल होता इफ एंड ओनली इफ इंडिपेंडेंट, तो यहाँ डी ऐसे ही आउट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट तब होगा जब दोनों इक्वल हो। अब आपके पास fx दे रखा है, gx दे रखा है, कौन सा कह रहा है कि ट्रू है स्टेटमेंट, तो ठीक है वो तो इजीली देख सकते हो, ऐड कर दो ऐसे करके दिख जाएगा इजीली, मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट पे। ये फंक्शन दे रखा है कौन सी वो है तो चेक करो है ना, पुट करके आ जाएगा। सर इसमें जो आपने बताया था एक फॉर्म टाइप की, उसको बता दीजिए। तुम e की पावर यहाँ ना एक काम करो, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखो, हो जाएगा। e की पावर x का एक्सपेंशन लिख सकते हो, सर बस इतना ही है। हाँ, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखो तो ये एक्सपैंड होके आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आई थिंक है ना, जब एक्सपेंशन लिख के तो क्या बनता है, e की पावर x एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पहला टर्म आएगा 1, तो ये 1 को कैंसिल कर देगा इससे, अगला टर्म आएगा x, तो 1/x³ रहेगा, पहले से 1/x³ है तो 2/x³ हो जाएगा, और अगला फिर x² तो पावर बढ़ता चला जाएगा, 1/x³ है, 1/x6, 1/x9 ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब देखो x टाइम करोगे तो 2/x³ था, x टाइम करोगे तो क्या बचेगा, x टाइम कर दो तो 2/x², जो लीडिंग टर्म है, जो पहला टर्म है 2/x² है, अगला टर्म जो आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं 1/x6 होगी, 1/x की x मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगी, तो पावर 2, 5, 8 ऐसे चलता रहेगा। तो होगा क्या fx ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x ये बाद में ऊपर x नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पहला 3 ठीक है, यहाँ दिक्कत है, अगर x को तुम 10 ले लो तो इंफिनिटी आ जाएगी, m को तुम 10 ले लो, यहाँ m की जगह डी ऑप्शन में 10 ले लो तो सही बात है ये। तो मतलब यहाँ पे ये सारे सही हैं, चारों सही हैं, चेक कर लो, क्योंकि यहाँ 1/x² पहला टर्म 2/x² है। अच्छा अगर मैं x³ कर दूं तो x³ कर दूंगा तो 2x हो जाएगा, और x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो m को 3 लेंगे तब भी वो हो जाएगा, चारों यहाँ सही होगा, देख लेना। हिंट यहाँ पे क्या है, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखना, ये हिंट है, ये भी बताया तो कुछ ना, तो ये अलग अलग देख लो, n ऑड है तो क्या हो रहा है, इवन है तो क्या हो रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। तो ये 2x2 का है तो सिंपल है, ये दो है ना, क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, दो मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उससे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट ax + by बराबर है, हाँ उससे बस कर वो दो, इक्वेशन बने इसको सॉल्व कर दो। तो उससे बस देख लो, सॉल्व करके इजी है। तो अब कह रहा है P3x3 सिंगुलर मैट्रिक्स है, PV = V, तो इसका मतलब है कि 1 इसकी आइगन वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या है 1 इसकी आइगन वैल्यू है, और इसको बाहर करो यहाँ से 2/5 बाहर करो, तो एक तो आइगन वैल्यू 1 पता चल गई यहाँ से, दूसरी आइगन वैल्यू 2/5 पता चल गई यहाँ से, चल गई ना। और सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, डिटरमिनेंट 0, एक आइगन वैल्यू यहाँ से पता चल गई, डिटरमिनेंट 0, तो मुझे P के तीनों आइगन वैल्यू दिख गया, मुझे आइगन वैल्यू 0, आइगन वैल्यू 1, आइगन वैल्यू यहाँ से 2/5, तो 3 आइगन वैल्यू है 0, 1, 2/5। अब मुझे आइगन वैल्यू पता है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ, लैम्डा -0, लैम्डा -1, लैम्डा है ना जो भी -2/5, प्रोडक्ट हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई तो कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप इसमें पुट कर दो इसको, तो उससे आ जाएगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम से आ जाएगा। जी दे रखा है आपको इस तरह से, वो बोला है एरिया बिटवीन कर्व y = g′x एंड x एक्सिस ओवर द इंटरवल 0 to, कह रहा है 0 to इंटरवल पे, ठीक है ना, g' निकालो, g' निकालो, एक नया फंक्शन मिल जाएगा fx, तो y = fx एंड x एक्सिस, इजी है, यू जस्ट डिफरेंशिएट यूजिंग लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, उससे आ जाएगा। ये आप सिलेबस में नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन उस साल है ना
16 में है ना, ये 16 में रहा होगा, अब नहीं है। तो ये सिंपल एक फंक्शन है, आपको मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करना है, 2 वेरिएबल फंक्शन है। ये आपके पास है कि जस्ट ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है, तो बोल रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x1 x2, बस ये चटाई करके देख लो। एक सुटेबल फंक्शन ले ना तो भी हो जाएगा, सुटेबल फंक्शन लेके चेक कर लो। अच्छा कुछ दिन पहले तो कर रहे थे हम डिस्कस, किया था डिस्कस कि ये रोल्स थ्योरम उससे आ जाएगा, रोल्स थ्योरम लगाओ 2 बार और इन दोनों पे रोल्स थ्योरम लगाओगे, मीन वैल्यू थ्योरम ना, मीन वैल्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो देख लो ना, मीन वैल्यू थ्योरम एक 0 2 पे, एक बार 2 4 पे, तो उससे मिल जाएगा और उससे आ जाएगा, और ये गलत हो जाएगा CD, और सिंगल करेक्ट है ना ये तो इसमें देयर डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है, गलत कह रहा है, मतलब देयर एग्जिस्ट होगा, A गलत हो जाएगा, B सही हो जाएगा। ओके 25 है, ये दो फंक्शन दे रखा है, चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी, कैसे डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन लगाओ, जीरो बोलना डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन। ये दोनों दे रखा है आपको, कंपैरिजन टेस्ट यूज कर लो, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट से आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली समेशन दिख रहा है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उससे आ जाएगा, यहाँ कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, उससे आ जाएगा। ये अब फिर से सिलेबस में नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में अब नहीं है। So an institute purchased laptop from either vendor V1 or V2. The lifetime in years of laptop from vendor V1 uniform 04 है, lifetime of laptop from vendor V2 exponential 1/2 है। If a randomly selected laptop in the institute has lifetime over more than 2 years, then probability that it was supplied by vendor V2, है ना। तो मतलब ठीक है ना, ये बेस थ्योरम। हाँ यहाँ पे आपको सैंपल दे रखा है और पूछ रहा है क्या, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो यहाँ बिल्कुल देखो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाओ थ्योरम, वो उससे लंबा अप्रोच से मत जाओ कि मीन थीटा हो वेरिएंस 0, वो सब मत करो, सीधा डेफिनेशन से आओ। एक तो एक कंसिस्टेंट की बात की है तो तुम एमएलई निकाल सकते हो, यहाँ से एमएलई कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, हालांकि ये वो है। सो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू EX, EX कितना है इसका 2 थीटा, तो ये गलत ऑप्शन है पहला, है ना। देखो दिस क्वांटिटी मैं बोल रहा हूं, ये बहुत 1-2 लाइन में हो जाएगा। दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX एंड EX है 2 थीटा, ये इसका ध्यान दो पहले, ये वाली चीज, तो ये वाली चीज कहां कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। हाँ, सो होल थिंग विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर, साथ में 5 है और इस पूरे की पावर 1/2 है, ये कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से EX 2 थीटा, वेरिएंस थीटा स्क्वायर, तो जब EX स्क्वायर निकालोगे क्या होता है, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, 5 थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 5 थीटा स्क्वायर, एक मिनट क्या EX स्क्वायर आ जाएगा 5 थीटा स्क्वायर, ओके, तो ये आ जाएगा 25 थीटा, फिर तो नहीं रूट है ना, एक मिनट 25 का 5 थीटा आ जाएगा, यहाँ से चेक करो जरा, 5 into 5 थीटा स्क्वायर, 25 थीटा स्क्वायर तो 5 थीटा आ जाएगा। हाँ तो ये 5 थीटा पे दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज टू EX स्क्वायर बाई 5, अभी तुमने बताया था ये थीटा स्क्वायर पे जाएगा, एंड दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज टू, ये तो वही है जो यहाँ था, सेम ही है ना, तो ये थीटा स्क्वायर पे गया तो ये थीटा स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो थीटा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना टाइम लगा इसमें, अगर थ्योरम क्लियर है, मैं यूज किया हूं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो सब में चेक कर लिया, ये कहां कन्वर्ज कर रही है 2 थीटा पे, ये कहां कन्वर्ज कर रही है 5 थीटा पे, ये कहां कन्वर्ज कर रही है थीटा स्क्वायर पे, ये कहां कन्वर्ज कर रही है थीटा पे, यही आंसर है। तो यूजिंग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। चलिए ये जस्ट लाइक्लीहुड रेशियो चेक करना आपको, और ऐसे क्रिटिकल रीजन दे ही रखा है तो इजी है ना, पावर का फॉर्मूला लगाना है, जस्ट फॉर्मूले से आ जाएगा। और यहाँ पे x1 x2 xn पॉइजन थीटा है, तो t समेशन xi है, तो बोल रहा है um du बताओ थीटा स्क्वायर का, इजी है। थ्योरम है इसका लिखा था। हाँ यस हमने पॉइजन और डायरेक्ट थ्योरम दिखा दिया था। हाँ कौन सा वाला था पॉइजन के लिए, ए वाला, और बर्नौली के लिए आई थिंक ये वाला था बी, है ना, तो यहाँ बर्नौली होता तो बी आंसर आता, पॉइजन है तो वो आएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का भी ऐसा कुछ लिखाया था।
ये तो जस्ट एडजस्ट करना है आपको, यहाँ नॉर्मल 0 1 बनाओ और ये बना के एडजस्ट करना है आपको, टी में लाना है ना। ये करके तो देखा था हो नहीं रहा था, हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ n-1 एस स्क्वायर बनाओ, n-1 एस स्क्वायर बनाओ और यहाँ नॉर्मल 0 1 बनाओ, तो n-1 नहीं हो जाएगा। हाँ, तो उस तरीके से आ जाएगा आपका। हो जाएगा, इजी है ये, करके दिखाऊं क्या? यस सर, हुआ नहीं। नहीं सर हो गया। तुम फिट करो, ठीक से हो जाएगा। देखो बस तुम्हें ये कंफ्यूज करना चाह रहा है, टी में लाना है समहाउ ना, तो समहाउ टी में लाना है तो इसको हम नॉर्मल बना देंगे। तो x1 x2 xn xn प्लस 1 टू xn प्लस m रैंडम सैंपल है आपके पास, है ना, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से। ये x1 बार जो है पहले n रैंडम वेरिएबल का है और ये है ना 1 टू n जो रैंडम सैंपल है उसका है ये। और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट किया है, n प्लस 1 से लेके n प्लस m माइनस 2 तक का है। ओके, है ना, आई स्टार्ट फ्रॉम n प्लस m n प्लस 1। तो इसमें कितने रैंडम वेरिएबल बताओ, यहाँ तो n है, यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, m-2 m-2 नहीं है, m-2 है, हाँ सॉरी यस, क्योंकि यहाँ एवरेज है ना, हाँ ठीक है सही कह रहे हो, क्योंकि n-1 से, तो यहाँ जब ब्रेक करोगे आप, है ना, यहाँ पे क्या है कि n, तो इसमें आ जाएगा, हाँ, तो n प्लस 1 से ना, देखो हाँ इसको ऐसा लिखो, सही है, तो इसको बेटर है यू राइट इट लाइक दिस वे कि n प्लस m-2, तो वैसे दिख रहा है ना, ठीक है, n प्लस 1 से n प्लस m-2, n तो फिक्स है, तो 1 2 3 4 5 m-2 तक जा रहा था, m-2 है, तो ठीक है ना, इसको फिट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप करोगे n प्लस m माइनस x n प्लस m माइनस 1, तो ये इसका मीन है ना, तो दोनों में क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो मीन तो सेम ही है दोनों सैंपल का, मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल का, तो ठीक है, मीन 0 है। इसका वेरिएंस कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, पहले वेरिएंस बताओ, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो 2 सिग्मा स्क्वायर का रूट ले लो, सेम थिंग यू डू इन डिनोमिनेटर। तो यहां पे क्या करो, देखो xi माइनस एक्स बार है और i1 to n है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें यहां बनाने हैं n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, तो 2 सिग्मा स्क्वायर यहाँ आपने डिवाइड किया, तो यहाँ भी डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा वहां से। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी केयरफुली, मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूँ, डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड कर दें। देखो अब यहाँ पे मैं काम यही प्रोसेस शुरू करता हूँ, यहाँ 2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइड किया रूट, तो यहाँ रूट पहले से है, तो इसके नीचे 2 सिग्मा स्क्वायर आएगा, इसके नीचे भी 2 सिग्मा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, पाई स्क्वायर n-1 फॉलो करेगा, तो ये है n-1 एस स्क्वायर है और अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, ये जो चीज है दिस इज n-1 एस स्क्वायर, है ना, क्योंकि एस स्क्वायर का डेफिनेशन पता होगा आप लोगों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये आएगा, तो ये 1/2 को छोड़ के ना, सर वो रूट 2 पर ही लिख दो ना पहले ही, आप वो रूट 2 जस्ट ऊपर बचेगा। अच्छा वो तो ठीक है, रहने दो, अभी रूट ये 2 है, तो ये क्या बनेगा, काई स्क्वायर n-1 काई स्क्वायर n-1, ये थ्योरम यूज हुआ, काई अब प्लस यहाँ कितने रैंडम वेरिएबल है, 1 से m-2 तक है, हाँ, तो n प्लस m कितने बचेंगे, ये कितने रैंडम वेरिएबल यहाँ पे थे, टोटल m-2 थे ना, तो m-3 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, इसका क्या आएगा, काई स्क्वायर m-3, तो यहाँ पे वही आएगा, हाँ
क्योंकि यहाँ पे टोटल रैंडम वेरिएबल 1 से लेके m-2 तक है, तो देयर आर m-2 रैंडम वेरिएबल, तो 1 to n समझो, तो n यहाँ m-2 के इक्वल है, तो chi स्क्वायर n-1 होता है। तो सो यहाँ फिर से 1/2 तुम्हारा बाहर है, वो बाहर भी रख सकते हो। दिस इज n-1 s स्क्वायर टाइप, जहाँ n की वैल्यू m-3 है, n-1 m-3 के इक्वल है। सो दिस इज chi स्क्वायर m-3। अब तुम ठीक से सोचो, अब क्या कर रहे हो यहाँ पे कि इक्वल टू 1/2 कॉमन लेते हैं, तो 1/√2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब कैंसिल भी कर सकते हो। तो अभी समझो, हमने कैंसिल नहीं करना। ये न्यूमरेटर क्या हो गया अभी, नॉर्मल 0 1 है ना, दिस न्यूमरेटर इज नॉर्मल 0 1 ना। अब डिनोमिनेटर में वो हाफ आप बाहर करोगे जब, तो 1/√2 आप बाहर रखो अभी, और chi स्क्वायर n-1 और chi स्क्वायर m-3 ऐड होकर क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, n माइनस m प्लस 2 m प्लस n माइनस 4 ऐड करो ना दोनों को। प्लस 2। अरे मेरे भाई, chi स्क्वायर n1 chi स्क्वायर n2 का सम क्या होता है इंडिपेंडेंट में, तो ऐड करो ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है, n-1 n-3 को ऐड करोगे ना, क्योंकि ऐड हो रहा है। सो ये रूट अंडर chi स्क्वायर n या है ना m प्लस n-4, ये हो गया। अब एक्चुअली इसको t बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उतने से डिवाइड करना पड़ता है ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। लाइक अभी नॉर्मल 0 1 ऊपर है, और यहाँ ये √2 चलो इधर भेज दो तत्काल। अब यहाँ पे ये आपके पास है chi स्क्वायर m प्लस n-4, तो अपॉन में रखना पड़ेगा m प्लस n-4। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे साथ में लिखना पड़ेगा m प्लस n-4 का रूट। मैंने क्या किया, तो जो ये लिखे ये इससे कट जाएगा, जो एक्स्ट्रा लिखा, और ये √2 पहले से था। अब ये वाला किसके इक्वल आ जाएगा, जी, तो 2 यहाँ आ गया आपके पास m प्लस n-4, और ये t हो गया m प्लस n-4। बस ये आंसर है, देख लीजिए। तो ये आया t m प्लस n-4, यही आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन, 2 अपॉन दिस, हाँ हो गया है ना, तो ओके है। चलो, ये आपके पास फिर से ये आपको दे रखा है पीडीएफ, कांस्टेंट के है, तो दिस अगेंस्ट दिस मोस्ट पावरफुल टेस्ट, सिंपल लगाना है। न्यूमैन पियर्सन लेमा, ए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, LH नॉट अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू C, तो उससे आ जाएगा। ये CDF दे रखा है, EX पूछ रहा है, तो डायरेक्ट CDF से EX का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1 माइनस CDF का इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से इंफिनिटी में, तो हो जाएगा। और ये xy दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, chi स्क्वायर 2 जो एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 या एक्सपोनेंशियल 1/2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का नाम रख दो सपोज अभी w, तो w का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1/2 e की पावर w/2 एक्सपोनेंशियल विद मीन 2। अब एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ लिख के 0 से 4 में आप इंटीग्रेशन कर दो तो आ जाएगा। यहाँ पे फिर से अब पीडीएफ दे रखा है, पूछ रहा है ये इजी है ना, हमें पता है ना nth, अच्छा यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का पता होता है ना एक्सपोनेंशियल में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर ले जाओ। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF किसके इक्वल होता है, CDF ऑफ x की पावर n, ये होता है ना यस सर, CDF, हाँ तो वो यूज कर लेंगे कि CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू CDF ऑफ x होल पावर n, तो उससे आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ फिर उसमें लॉग वो लगाने पड़ेंगे, फिर लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट लगा रखा ना, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो CDF ग्रुप के लिए कंटीन्यूअस डिस्क्रीट दोनों के लिए ना सर, कॉन्टिन्यूअस के लिए फॉर्मूला है, हाँ डिस्क्रीट के लिए भी नहीं डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है ये सब। अच्छा ये वाला से वर्क कर जाएगा मुझे लगता है, CDF वाला वर्क कर जाएगा, CDF इज फाइन,
बट वो पीडीएफ एक्चुअली जस्ट कंटिन्यूअस का होता है ना, सीडीएफ वाला वर्क कर जाएगा क्योंकि सीडीएफ कॉमन रहता है ना, सीडीएफ का जो रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, वो कॉमन है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स के लिए, तो आ जाए इजी है। ऑर्डर स्टेट्स का कैसे होगा तो? क्या क्या ऑर्डर स्टेट्स का पीएमएफ होगा ना जब डिस्क्रीट दिया होगा, तो जैसे हमने जब ऑर्डर स्टैट पढ़ा ज्योमेट्रिक में डिस्कस किया था, जैसे पीएमएफ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट ऑर्डर स्टैट्स में, बट हम डिराइव कर सकते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे एक दो मिल जाते हैं, स्पेशली जैम में तो है नहीं, ऐसे गेट रूट में नेट रूट में आए हैं, तो वहां पे आते हैं आपके जैम में एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा जहां ऑर्डर स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी डिस्क्रीट में, तो वैसे ही है, निकाल लेंगे वो हम। चलिए, तो यहाँ हमारे पास क्या है कि x1 x2 xn IID है और fx आपको दे रखा है, ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, तो ये मैं कह रहा था इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू 2 प्लस ln n, ये log n है। अब ये क्या है, दिस इज द CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट 2 प्लस log n, ऐसा हो जाएगा। एंड यहां से जो आंसर आएगा, तो हम ये कह रहे थे आपको कि CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है CDF ऑफ x इसकी पावर n, ये हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा। और यहां से जो आएगा आपके पास, तो CDF ऑफ x, इसका CDF सबको पता है ना, क्या होता है इसका CDF बताइए, माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह ये है 2 प्लस लॉग एन, और इस पूरे की पावर हो जाएगी n। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस ई की पावर, अच्छा माइनस था ना, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह ये है, तो ई की पावर माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस लॉग एन। अच्छा, e की पावर माइनस लॉग इन किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे की पावर है n, बताइए e की पावर माइनस लॉग इन किसके इक्वल होगा, सो ये अपॉन n, इसकी पावर n। अब क्वेश्चन में इस पे लिमिट लगाई गई है, चलो यहाँ लिमिट लगा देता हूँ, बताइए जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है किसके इक्वल आएगा, e की पावर x वाला, e की पावर माइनस 2 है ना, ये होता ना, यहाँ अगर x होता तो 1 माइनस एक्स बाई एन की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x होती है, तो x के प्लेस पे e की पावर माइनस 2 है। ये फॉर्मूला जो हमारे पास है 1 प्लस a अपॉन e की पावर माइनस e माइनस 2। अच्छा सॉरी, हाँ यस यस यू आर राइट, वो मैंने गलती लिखा है ना, 1 प्लस x की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये होगी e की पावर x, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ चूंकि प्लस है ना, यहाँ माइनस, ये माइनस यहाँ साथ में जाएगा, तो वो आंसर होगा। ठीक है, अब हाँ कि x के प्लेस पे आपके पास माइनस e की पावर माइनस 2 है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया, तो ये फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो e की पावर माइनस, e की पावर माइनस 2, ठीक है। आइए, तो हो गया 14, अब आते हैं 13 कह रहा है पीडीएफ दे रखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो आ जाए यहाँ से थीटा लेस देन ईच एक्स आई, तो थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर बन जाएगा ऐसे तो, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, अच्छा अनबायस्ड और कंसिस्टेंट चेक करवाना है, तो एमएलई इसका आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो एमएलई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी, तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। अब उसका मीन निकाल के देख लो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, क्या वो थीटा के इक्वल आएगा, तो उसके हिसाब से देख लेना, इजी है। एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो उस कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा ये, एमएलई निकालो फिर देख लो कंसिस्टेंट है कि नहीं, मीन निकाल के देख लो अनबायस्ड है कि नहीं है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है सर, हाँ इजी है, देखिए
यहाँ पे आपके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ईच एक्स आई जो यहाँ पे है ये बीटा फर्स्ट काइंड है कितना 6,4 सो बीटा 6,4 है और ये थ्योरम होता है तो xi अपॉन 1 माइनस xi जिसका नाम yi रखा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बीटा सेकेंड काइंड 6,4 तो yi इज अ बीटा सेकेंड काइंड 6,4 और un जो है y बार है एक्चुअली यहाँ un इज नथिंग बट y बार तो जो un है वो y बार है या yn बार है ना तो un इज y बार अब y बार हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस तो देखिए y बार माइनस मीन तो आपका काम है यहाँ से पहले इसका मीन निकालना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार क्या है और वेरिएंस ऑफ y है इजी है ना हो जाएगा तो आप देखेंगे y बार माइनस e है ना 2 ही आएगा अपॉन सिग्मा बाय रूट n तो दिस अल्फा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बार अच्छा सॉरी क्या होता है रूट n आएगा तो ये ऐसा है ना y बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट n दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0,1 ये सेंटर लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है तो ये एक्चुअली रूट n तो है ही ऑलरेडी तो अल्फा इक्वल है सिग्मा के किसके सिग्मा के एक्चुअली yi के तो इस बीटा सेकेंड काइंड का वेरिएंस कितना आता है जी 3 तो अल्फा इसको 3 आएगा अच्छा तो ये यहां से आ गया आपके पास फिर तो अल्फा स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर इज 3 तो अल्फा की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी फिर देख लीजिए है ना तो जो yi है जो अल्फा i है ना ये अल्फा स्क्वायर है वेरिएंस ऑफ y वही सिग्मा स्क्वायर है तो बस इसको फिट करना था सेंटर लिमिट थ्योरम पे कि y बार माइनस म्यू और सिग्मा बाय रूट n सिग्मा इज द yi सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिस अल्फा इज आपके पास ये आ गया पीडीएफ है कंडीशनल है इजी है अच्छा यहाँ आपको निकालना पड़ेगा y गिवन x का पीडीएफ और y गिवन x का पीडीएफ निकालने के बाद हो जाएगा है ना तो x को 3 पुट कर देना बाद में यहाँ से भी शायद ज्वाइन को भी लिख सकते हो पीडीएफ ऑफ x इनटू है ना x 0 से इंफिनिटी है वैसा कर सकते हैं और y की वैल्यू हाँ इसको वैसे या फिर मर्जी तुम्हारी पहले x का मार्जिन निकाल के y गिवन x का पीडीएफ निकाल के इंटीग्रेट कर देना 0 से 1 में मतलब इजी क्वेश्चन है ये जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है जस्ट दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ बीटा 1 यहाँ एक्सपेक्टेशन लगाने हैं और वो बीटा 1 को रखना है लेकिन yi की वैल्यू यहाँ से यूज करना है ये yi दे रखा है तो यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल नहीं है ना स्मॉल xi's आर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एक्चुअली तो यहाँ रैंडम वेरिएबल जस्ट एप्सिलॉन i है हाँ जी श्रेयानी अब पूछ रहे थे ना उस आज रिलेशन क्लास में ये एक्सरसाइज है ना यहाँ पे रैंडम वेरिएबल नहीं है जहाँ वेरिएंस 0 हो रहा था जो हाँ वहाँ लिखा था ना बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन जो आप मल्टीपल उसको बता रहे हो ना जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आप कर रहे थे बीटा कॉलम वेक्टर इनटू एक्स प्लस एप्सिलॉन वेक्टर तो वेरिएंस उसका निकाल रहा था तो वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन i क्यों क्योंकि ये जो बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi है ये कांस्टेंट है दिस इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल एक्चुअली ठीक है तो उसका वेरिएंस 0 हो जाता है हाँ अब बाकी लोग बताइए तो सिंपल यहाँ पुट कीजिए तो इसका एक्सपेक्टेशन है मतलब रैंडम वेरिएबल यहाँ एप्सिलॉन i है ये चीज है वो यहाँ लिख रखा है अननोन पैरामीटर xi ऑब्जर्व्ड लिख रखा है ना एक्चुअली लिख रखा है यहाँ पे कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं तो ये रैंडम वेरिएबल नहीं है ऑब्जर्व्ड वैल्यू कोई नंबर है और ये रैंडम वेरिएबल है एरर तो हो जाएगा पुट करेंगे इजीली आ जाएगा x1 x2 नॉर्मल 0 1 है तो बोल रहा है कि देखो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट E of x square. e of x स्क्वायर इसका आंसर है तो इसमें e x स्क्वायर निकाल लेंगे वही आंसर है आपका यहाँ भी ऐसा ही है आपको पूछ रहा है इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो 2 अल्फा बाहर ले आओ है ना तो वहां से आ जाएगा -2 अल्फा log x और इसको देख लो ठीक से या Sir, transformation को decline करो. जस्ट -2 बाहर निकालो आप तो -2 बाहर निकालोगे ना x की पावर अल्फा यहां से यूनिफॉर्म 0 बना जाएगी क्यों कहां देखो इसका सीडीएफ पता है क्या होगा सीडीएफ होगा x की पावर अल्फा और सीडीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म 0 1 तो x की पावर अल्फा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म 0 1 तो x की पावर अल्फा का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 1
और यूनिफॉर्म 0 1 जो है ना, तो उस यूनिफॉर्म 0 1 है और -2 log x, तो -2 log x है तो उसका आ जाएगा chi स्क्वायर 2 आ जाएगा। अच्छा बाकी देखना पड़ेगा नंबर्स का, है ना। तो ठीक है ना, ये लग रहा है यही हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है थ्योरम पे। x भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो ex स्क्वायर, यहाँ थोड़ा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, 2 + x स्क्वायर को t ले लेना या x को √2 tan x लेना तब भी हो जाएगा, है ना। सर मैंने प्रॉब्लम आ रही है इंटीग्रेशन में अच्छा चलिए, तो एक अप्रोच ये है इसका कि मुझे ex स्क्वायर चाहिए, तो इंटीग्रेशन -+ x स्क्वायर अपॉन 2 + x स्क्वायर की पावर 3/2 dx। तो एक तो तरीका है कि मैं क्या करूं, 2 + x स्क्वायर को नया नाम रख के सॉल्व करूं। दूसरा तरीका है कि x स्क्वायर + 2 और ये x स्क्वायर + 2 की पावर 3/2 प्लस नहीं -2 अपॉन x स्क्वायर + 2 की पावर 3/2 dx। ठीक है, तो यहां से आ गया माइनस, हालांकि इवन है तो 0 से इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी कर दो, तो ये डिवाइड कर लेंगे तो आपका बनेगा 1/√x स्क्वायर + 2 dx माइनस 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी, तो ठीक है ना, तो ये आ गया 2 टाइम, हाँ अब क्या होगा 2/x स्क्वायर + 2 की पावर 3/2 dx। अब एक काम करो, यहाँ ये तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला फिट हो गया, तो ये हो जाएगा। इसका कुछ आता है ना, x स्क्वायर + a स्क्वायर है, तो क्या आता है log a + रूट अंडर log mod x plus √x square plus a। जी, इसका तो हो जाएगा, मेन प्रॉब्लम उसके साथ है ना, इसका हो जाएगा। चलिए इसके साथ ट्राई करते हैं क्या करें, तो यहाँ पे 2 बाहर आया 4 हो गया, अब इसको करना है ना, x स्क्वायर + 2 को मैं t स्क्वायर मान लूं, सो 2t dt बराबर 2x dx। ओके, तो यहां से मुझे क्या करना है, मुझे dx हटाने हैं, तो dx हटाएंगे तो यहां से आ जाएगा dx की वैल्यू t dt/x। अच्छा फिर x कैसे रखेंगे, x t के टर्म में रखेंगे हम। चलो ट्राई करके देख लेते हैं, दूसरा अप्रोच भी है हमारे पास, तो 2 to 4 कर दो और यहाँ पे आपके पास आएगा, तो ये तो चलो कुछ आ जाएगा जो भी आएगा, तो मान लो इसका आंसर अभी तत्काल स्मॉल a आ गया एग्जांपल के लिए -4। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, dx रखूंगा t dt अपॉन, सो t dt/x, x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से t के टर्म में, तो t स्क्वायर -2 का रूट, तो ये t स्क्वायर -2 का रूट और 1/t t स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब t क्यूब हो जाएगी। तो नया क्या मिला यहाँ पे, t स्क्वायर इंटू दिस आ गया, t स्क्वायर इंटू दिस। कर पाओगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, नहीं है ना, हाँ तो नीचे t स्क्वायर इंटू दिस फिर ओके। तो एक ऑप्शन ये है, मैं ब्रैकेट में से यहाँ कॉमन लूं, तो यहाँ अगर मैं कॉमन लेता ना क्या x स्क्वायर, ओ यहीं से भी काम हो जाता, तो देखो यहाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ, a मान लो इसका आंसर है 4 टाइम 0 से इन्फिनिटी, यहाँ अगर मैं x स्क्वायर निकालूं तो बाहर x क्यूब बन के आएगा और यहाँ बनेगा ये x + 1/x ना, तो 1 + 2/x स्क्वायर की पावर 3/2 dx। यस, ये 2/x स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, x क्यों आ जाएगा हो जाएगा है ना, यहाँ से आ जाएगा, हाँ तो वो x क्यूब वाला चला जाएगा dt में, और वो आसान लग रहा है,
2 बाई एक्स क्यू बराबर टी कर देते हैं, तो डी 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स होगा, तो ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, हाँ माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो माइनस 4 बाई आपका ये एक्स क्यूब डी एक्स। तो कहने का मतलब ये हो गया, चलो इसका आंसर ए आ गया होगा माइनस, अब ये डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब मिलकर यहाँ से डी टी बाई माइनस 4, डी टी बाई माइनस 4। अब बचा ये, इसको हमने रखा है t, तो t की पावर 3/2, t रूट t, है ना, हो गया। तो यहाँ से अब सर सिर्फ t की बात 3/2। हाँ एक मिनट, तो वही t वही बनेगा, तो वही बात है, मैं t रख, है ना, t की पावर 3/2, ओ ठीक है ना। आप अब तो इजीली क्यों इतना लफड़ा लेना, ऊपर बुला लेंगे इसको हम, तो a इसका आंसर आ गया होगा, ये यहाँ से 4 4 खत्म, माइनस माइनस खत्म, अब ये t की पावर माइनस 3/2 dt, ये तो पॉलिनोमियल टर्म टाइप जैसा, पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते इसको, मतलब x की पावर n जैसा हो गया। और अब लिमिट देख लेते हैं, तो जब हमारा x 0 था तो t इंफिनिटी हो जाएगी, जब x इंफिनिटी था तो t 1 हो जाएगी। देखिए ध्यान से, जब x 0 था तो t इंफिनिटी, और जब x इंफिनिटी है तो t 1, तो आप माइनस फिर से जो गया है वापस उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 से इंफिनिटी, अब हो जाएगा ना, अब तो हो गया, 1 से इंफिनिटी, बीच में माइनस लगा दो, आगे कर लोगे, तो ये हो गया t की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस, एक ये अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये था, तो यहाँ हिंट ऐसे मिला कि ओके है ना, क्योंकि बाद में गया फिर सब्स्टिट्यूशन यही बनाता, उससे पहले था, तो यहाँ मुझे देखा कि ये है 3/2, तो x स्क्वायर कॉमन लिया, अब ये यहाँ इसका डेरिवेटिव बाहर अवेलेबल है, ये इजीली हो गया, ये यहाँ थोड़ा पे ट्रिक था। दूसरा अप्रोच था इसका कि आप ये जो 2 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको आप रखो tan नहीं 2 प्लस एक्स स्क्वायर tan बने, तो x को क्या रखे, तो आप x को रखो √2 tan थीटा, हाँ यस, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन जाए, तो उसके लिए दूसरा अप्रोच है x को रखो √2 tan x, इससे भी आंसर आएगा, आप ट्राई कर सकते हो। एक अप्रोच ये हो गया। सर अगर डायरेक्टली 2 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखें, हाँ शुरू में ट्राई किया, लेकिन उससे हुआ नहीं था, क्योंकि ब्रैकेट फिर वो क्या बन गया था, मैंने ये ट्राई किया था कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखते हैं, तो यहां से बना था 2x dx, ये बना ना, तो यहां से इसको मैं तुम्हें इसको सॉल्व करना, वो तो हो ही चुका है, इसको करना है, तो 2 अपॉन t की पावर 3/2, और यहाँ जो आपका dx है वो होगा dt अपॉन 2 रूट अंडर, अभी x निकालने पड़ेंगे, x यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ दिक्कत है, फिर ये बन जाएगा प्रोडक्ट, इसमें से प्रॉब्लम हो रहा है सर, हाँ ये नहीं हो रहा है ना, इससे दिक्कत है। सर ये अंडर रूट क्यों आएगा, एक्स स्क्वायर है ना, ये नहीं ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो अच्छा उसकी जगह आप मेन क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप मेन क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है चलिए, तो वो आप वो वाला सॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो t बराबर रखा हमने 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका dt हो गया 2x dx, तो यहां से एक्स स्क्वायर आ गया t माइनस 2, है ना, और 2 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने रखा t, तो ये हो गया t की पावर 3/2, ओ फाइन। अब dx क्या आएगा, अब बताइए आप, dx कितना, dt अपॉन 2x करेंगे ना आप, तो 2x करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर यहाँ से x निकालना पड़ेगा जो मैं कर रहा था, तो यहाँ दिक्कत आती है ना, तो यहाँ प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो देयर आर 2 अप्रोचेस, यहाँ तक गए, यहाँ से हमने कॉमन लिया, है ना, यहाँ भी वो कर सकते थे, इतना नहीं करते, यहीं भी यहाँ भी वो कर सकते थे, ओके लेट मी ट्राई। तो सीधा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन शुरू में जो बना था वो ये बना था, एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, तो अगर यहीं पे मैं, चलो 2 टाइम 0 से इंफिनिटी, तो अगर यहीं पे मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक्स क्यूब बन के आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 या dx, प्रॉब्लम यहाँ x बनेगा, फिर इसका डेरिवेटिव नहीं बनेगा, है ना, ये सर वो डिफरेंशिएशन में मिस्टेक कर दी थी मैंने। अच्छा हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? नहीं एग्जिस्ट कर तो रहा है। अच्छा नहीं सर, आगे करेगा नहीं करेगा पता नहीं, यहाँ तक हमने सॉल्व किया, देखते हैं आगे। ओ फाइंड नहीं किया वैल्यू हमने, तो निकाल के देखना पड़ेगा क्या आएगा। अच्छा एक और काम कर सकते हैं हम लोग, बीटा उटा बना देते हैं। ये सही बीटा बन जाएगा फिर इसके पैरामीटर से डिसाइड। हाँ क्यों इतना लफड़ा कर रहे थे ना, हम बीटा बना देते इसको। यस तो उसके लिए मतलब यहाँ से वैल्यू निकालना है, अब आगे सॉल्व करेंगे, हो सकता है वैल्यू उसकी इंफिनिटी आ जाए, तो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर वो ए वाले में वो log इंफिनिटी हो जा रहा है। हाँ यहाँ जो है ये टर्म जो है एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करेंगे log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 0 से इंफिनिटी है, तो आप इंफिनिटी रखेंगे तो log इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगी। ओके तो यहीं से इंफिनिटी आ जा रहा है, ठीक है। हालांकि इंटीग्रेशन यहाँ से भी हो गया है, तो ये यहाँ तो फाइनाइट आ जाएगा, ये इंफिनिटी बन जाएगी। ये जो a लिखा हुआ है ये इंफिनिटी आ जाएगी, तो ये फाइनाइट नंबर आएगा तो टोटल इंफिनिटी आ जाएगी। इसीलिए दूसरा तरीका है, नहीं सॉल्व करना है तो बीटा फंक्शन का ब्रेक करो इसको, तो बीटा बनाओ, बीटा सेकेंड काइंड का लिमिट होता है ना 0 से इंफिनिटी, तो बीटा सेकेंड काइंड में फिट कर लेते हैं, उससे हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना था, 2 कॉमन लेना था जस्ट। ओ फाइन, देखो तो इसका एक अगला अप्रोच ये था कि मुझे यही तो सॉल्व करना था, 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो अभी 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एक तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया सक्सेसफुली, इंटीग्रेट हो भी गया है जिसमें हमने x स्क्वायर कॉमन लिया था, दूसरा √2 tan x लेंगे तब भी आके फाइनली एंड में इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, x को √2 tan x। तीसरा तरीका ये सोच सकते हैं हम लोग कि यहाँ पावर 3/2 है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको पहले एक साथ ऊपर लिखते हैं, जीरो से इंफिनिटी। अच्छा छोड़ो नहीं लिखो तभी चल जाएगा। तो हमारा वो फॉर्म क्या होता है, जो बीटा सेकेंड काइंड है उसमें क्या होता है, x की पावर अल्फा माइनस 1 न्यूमरेटर में, सर अल्फा प्लस बीटा होता है उसमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x की पावर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, हाँ है ना। तो 1 प्लस x पर अल्फा प्लस बीटा, 1 नहीं हो रहा है इसमें, 1 कर देंगे, √2 निकाल दो बाहर, 1 कर देंगे, तो 1 करना है ना यहाँ पे, तो इसमें √2 कॉमन लो, रूट मतलब 2 कॉमन लो, तो यहाँ से 2 बनेगा बाहर आएगा तो 3/2 है, 2 की पावर 3/2 बाहर आ जाएगी, 2 की पावर 3/2 बाहर आ जाएगी, तो यहाँ x स्क्वायर, अब ये 1 बन गया आपका, ये चाहिए था आपको, हो गया। यहाँ भी अपॉन 2 करना है तो अपॉन 2 कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समझिए। हो जाएगा सर। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 2/2 की पावर 3/2 और ये 0 से इंफिनिटी, तो इसको फिर से कुछ नाम दे दो, x² को कुछ नाम रख दो, है ना। तो x² को अगर मैं कुछ नाम रख दूं t, ठीक, तो ये बन जाएगा 2, मतलब 2 तो बाहर कर दिया मैंने, ये वाले 2, ये वाले 2, ये वाले 2 नहीं, ये वाले 2 बाहर नहीं किया अभी, उसको बाहर करते तो 4 बन जाएगा, ये बनेगा t अपॉन, अब यहाँ 1 प्लस t, इसकी पावर अभी है 3/2, ठीक। अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा dx को मैनेज, तो यहाँ से dx को मैनेज करेंगे तो ये बनेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो x dx बराबर 2 dt, तो dx जो होगा 2 नहीं होगा सर, कैंसिल हो गया 2 कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ सॉरी यस, ये 2 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो 2 कैंसिल हो गया वो, ठीक है। x स्क्वायर का 2x अपॉन 2 खत्म, x dx बराबर t, x dx बराबर t, dx बराबर dt अपॉन x, ठीक। सो dx बराबर dt अपॉन x, x तो माइनस करना पड़ेगा, dt अपॉन x, x की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ना, √2t, फाइन नो प्रॉब्लम। अब देखिए अब हो जाएगा, तो ये तीसरा अप्रोच ये आसान है, इससे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक √2 यहाँ से फिर निकलेगा, इसको बाहर निकाल देते हैं, √2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 4 अपॉन, ये 2 की पावर 3/2 है और √2 यहाँ से आएगा, 2 की पावर 1/2 ऐड हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1/2 2 कैंसिल हो गया, फाइनली 4/4 हो गया ना ये। अब देखिए बना क्या, 0 से इंफिनिटी, ये t को ऊपर लाइए, यहाँ t की पावर 1 है और यहाँ t की पावर 1/2 है, टाइम तो नहीं हो गया ना, अभी टाइम काफी, हाँ तो t माइनस है ना, तो ये बना t की पावर प्लस 1/2, -1/2 नहीं प्लस 1/2
और 1 प्लस टी की पावर आपका यहाँ है 3/2 dt। तो फाइनली हमने बीटा सेकेंड काइंड, ये तो कट के 1 हो गया, बीटा सेकेंड काइंड के फॉर्म पे ले आए। अब देखिए जरा ठीक से, तो ये है टी की पावर अल्फा 1 प्लस टी अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस बीटा dt 0 से इंफिनिटी। अब मुझे इसको कंपेयर कीजिए, आप बताइए अल्फा क्या आ रहा है और बीटा क्या आ रहा है। सर अल्फा 3 अल्फा तो 0 नहीं आ सकता। नहीं अभी क्या आ रहा है पूछ रहा हूँ, देखो ध्यान से। आगे सर 3/2 आ रहा है अल्फा का वैल्यू। हाँ बीटा क्या आ रहा है, बीटा 0 नहीं हो सकता। यस, तो this integral is finite if and only if alpha is positive and beta is positive, both are positive, but since beta is 0 and this forcefully saying this answer is plus infinity। तो इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बीटा सेकेंड काइंड में फिट कर दिया हमने, और ये इस पे फिट कब बैठ रहा है, जब बीटा 0 हो रहा है। तो दिस इंटीग्रल इज फाइनाइट, तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि, है ना, हमारे पास दो थ्योरम है। एक थ्योरम है कि ये इंटीग्रेशन जो है x की पावर अल्फा माइनस 1 बाई बीटा माइनस 1 dx 0 से 1, दिस इज फाइनाइट, इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। इक्विवेलेंटली इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से लिखते हैं, तो 0 से इंफिनिटी x की पावर अल्फा माइनस 1, क्योंकि बीटा फर्स्ट काइंड है, इसको ट्रांसफॉर्म करके बीटा सेकेंड काइंड बनाया जा सकता है। This dx is finite if and only if alpha is positive। तो तीसरा अप्रोच ये हुआ जो हमने यूज किया, तो यहाँ पॉजिटिव तो हो नहीं रहा, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा एक्सप्लिसिटली इंटीग्रेट भी किया तो इंफिनिटी आ जाएगा। तीसरा ये है, कैसे भी करो, है ना, मेन सॉल्व करना आना चाहिए, तो सीखना पड़ेगा। फाइन, तो ये हो गया 7th 6th, ये इजी है, कंडीशनल प्रॉपर्टी है। E गिवन F गिवन E 1 है, इंटरसेक्शन दे रखा है, लेस देन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो EF दो इवेंट है, अच्छा इंडिपेंडेंट है, तो ये PE हो गया, ये PF हो गया, दिस इज PE प्लस PF, तो PE प्लस PF 1, E इंटरसेक्शन F 2/9 इस तरह से है, तो x प्लस y 1, x इंटू y 2/9, तो सॉल्व कर लो x y की वैल्यू, दो नंबर का प्रोडक्ट 2/9 है, सम 1 है, तो देख लो क्या है, आपसे पूछा गया है PE का मतलब लार्जर 1, तो x y में जो लार्जर 1 होगा वो देख लो क्या है, आ जाएगा। MGF किसका MGF है, ये पॉइसन लैम्डा 1/2 यहाँ निकल आया यहाँ से, हाँ। फिर ये कंसीडर रीजन z y² है, रीजन दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या करना है, dz dy dx, तो z की लिमिट बता रखा है 1 है और ये y² है, और y क्या है, -1 से 1 में है, ओके। तो z की वैल्यू तुम लिखो y² to 1, है ना, हाँ। तो z की लिमिट लेना y² से 1, y की लिमिट लेना -1 से 1, x की लिमिट लेना 0 से 1, सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। तो उस तरह से आ जाएगा। सर कोई अगर डबल मतलब दो बार बस इंटीग्रेट करेगा तो 2/3 आएगा, वो ऑप्शन भी दे रखा है। अच्छा ठीक है, गलत करके टिक मार दे। हाँ वैसे कर सकते हो, जाएगा। अब बता रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बिटवीन y एक्सिस एंड x y बराबर 4। तो ग्राफ बनाओ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इसका ये था पाई r² dx, अगर रेडियस है ना, मतलब पाई y² dx या पाई x² dy, आपको देखना है क्या ले रहे हो, है ना। सो x एज अ फंक्शन ऑफ y है, तो पाई x² dy, तो रेडियस क्या है उस पर डिपेंड करता है, तो उसे करके हो जाएगा। सॉल्व करके देखो तो बताओ, ये मैट्रिक्स है 2x2 का, P इनवर्स P है, मतलब P² P के इक्वल है, वो भी कर सकते हो, या जैसे भी समझ आ रहा है आपको, तो P² P के इक्वल है, P² को P कर दो तब भी आ जाएगा, P² I। ओह सॉरी, हाँ यस P इनवर्स इज P, तो P² I, यस, P से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू P², है ना, मतलब P² निकाल के I के इक्वल करना, यस, क्योंकि वो फिर है ना, मैं P² P करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे P इनवर्स P है, तो P से मल्टीप्लाई P² I के इक्वल है ना, तो उससे आ जाएगा।
और आपके पास एक मैट्रिक्स की रैंक पूछ रहा है, तो रैंक आपको निकालना आता है, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वो देख लो, या जैसे अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट पूछूं तो कितना है ये, या ये दोनों तो डिपेंडेंट नॉन जीरो, यहाँ नॉन जीरो ना, 1 - 2 नॉन जीरो है, तो रैंक मतलब 2 से तो ज्यादा ही होगा। तो एक 3x3 का ब्लॉक लो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, मतलब मैंने एक इधर आया ना कि देयर एग्जिस्ट जो लार्जेस्ट ऑर्डर का ब्लॉक जो नॉन जीरो वैल्यू दे दे तो वो उसका रैंक हो जाएगी। तो इनफैक्ट अगर P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक 4 हो जाएगा, है ना, ये है। तो डिटर्मिनेंट निकालना मुश्किल है, तुम यही देख लो, इसका देख लो, ये डिटर्मिनेंट क्या है, 3x3 का एक ब्लॉक चूज करो, डिटर्मिनेंट निकालो। अगर सारे ब्लॉक के डिटर्मिनेंट 0 आएंगे तो मतलब रैंक उसका 3 से कम रहेगा। और अगर एक भी नॉन जीरो 3x3 का ब्लॉक मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो रैंक 3 होगा उसका, है ना। अगर 4 का रैंक, P का रैंक 0 है तब, मतलब मुझे लार्जेस्ट ऑर्डर का ढूंढना, नहीं तो तुम्हें तरीका पता है कि रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में लाइए या इकोलॉन फॉर्म में लाइए और देखिए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। तो हमने एक बार डिस्कस कर लिया ऐसे ये, अब आपका काम है इसको अच्छे से सॉल्व करना। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं तो बताइए, डाउट सॉल्व करते हैं। और कोई डाउट? वो